Welcome everyone. I am Dr. Sadhna Paliwal and this is our culture canvas. Today we will discuss about the preservation, innovation and application of Indian knowledge system. So let's begin. आज के इस लेक्चर में हम प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड एप्लीकेशन एंड इनोवेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को कवर करेंगे. फर्स्टली प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन. इंडियन नॉलेज सिस्टम हमने देखा कि हमारे यहाँ पर पहले जो नॉलेज थी वो ओरली ट्रांसमिटेड थी, लेकिन धीरे धीरे फिर उसको रिटर्न फॉर्म में कंपाइल किया गया. तो दिस इज कॉल्ड द स्क्रिबल ट्रेडिशन, यानी कि जो भी नॉलेज हमारे पास में अवेलेबल है उसको हमने एज अ रिटर्न फॉर्म में मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में हमने उनको क्या किया, कंपाइल करना शुरू किया. तो जितने भी हमारे वैदिक लिटरेचर हैं, रामायण, पुराण, महाभारत, उपनिषद हैं, ये सारे जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं वो हमें मोस्टली एज अ रिटर्न फॉर्म में मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में मिलते हैं. प्रेजेंट टाइम में वैसे ये रेयर जो कंटेंट होते हैं अवेलेबल नहीं होते, लेकिन आर्काइव्स वगैरह में आज भी हमें कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स के सैंपल्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शंस. बाद में धीरे धीरे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड जो नॉलेज थी, अब उसको क्योंकि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होती है ये क्या होती है, टाइम के साथ में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. इसके बाद में हमारे यहाँ पर जो कंटेंट जो नॉलेज होती थी उसको रिटन फॉर्म में डेवलप करने के लिए इंस्क्रिप्शंस का इन्वेंशन हुआ. और सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन डेवलप किए गए वो सम्राट अशोक के थ्रू किए गए. उन्होंने महात्मा बुद्ध की जो एजुकेशन थी, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उनको उन्होंने इसके इंस्क्रिप्शंस के रूप में उन्होंने लिखवाया और जगह जगह उन्होंने उनकी जो इंफॉर्मेशन थी, उनके जो एजुकेशन पॉलिसीज थे, उनको लोगों तक उनके मैसेज को उन्होंने पास ऑन किया. इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलेंगे. फर्स्टली अशोक पिलर्स, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है. इसके अलावा हर एक स्टेट्स में आपको इंस्क्रिप्शन मिलेंगे जो बेसिकली आपको या तो हमें केव्स की वॉल पर देखने को मिलते हैं, टेम्पल्स की वॉल पर देखने को मिलते हैं एज अ पिलर के रूप में. मेटल पिलर्स के ऊपर भी हमें इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं. इस इंस्क्रिप्शंस का जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, क्योंकि ये स्टोन के ऊपर गोद करके लिखे जाते हैं, इसलिए ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये हमेशा हमें अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट इज पैट्रोनेज. अब उसको जो भी हमारे यहाँ पर नॉलेज थी उसको कंपाइल करके एज अ रिटर्न फॉर्म में डेवलप किया गया, लेकिन अब जो नॉलेज थी उसको सपोर्ट करने के लिए, यानी कि इंडिया में जितने भी जो स्कॉलर्स हुए हैं उनको कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड के जो नोबल पर्सन्स होते थे या फिर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते थे, जो किंग्स वगैरह होते थे, उनको सपोर्ट मिलता था, जिसकी की वजह से वो अपना जो वर्क है या अपनी जो रिसर्च और जो अपने कंटेंट है, अपनी जो नॉलेज है उसको वो डेवलप कर पाते थे. तो जैसे हम एग्जांपल दें कि आचार्य चाणक्य ने जो अपना अर्थशास्त्र लिखा वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह करके लिखा. उसी टाइप से आपके चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त एम्पायर के किंग हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके राज दरबार में कालिदास हुए, इन्होंने अपना अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत लिखा. वराहमिहिर जो ग्रेट एस्ट्रोलॉजर और मैथमेटिशियन थे, व्रत संहिता उन्होंने गुप्त एम्परर के टाइम पर लिखी. धन्वंतरी जो एज अ फादर ऑफ आयुर्वेदा कहलाते हैं, इन्होंने भी अपना मेडिसिन से प्रैक्टिसेस और उसका जो टेक्स्ट था वो उसी टाइम पीरियड में डेवलप किया. तो ये हम देखते हैं कि इवन जो रिलीजियस लिटरेचर डेवलप होता है, यानी कि हर एक स्टेट का, जैसे राजपूती स्टेट्स में अगर आप राजपूताना में जाएंगे तो हर एक राज्य दरबार के दरबारी लेखक होते थे, जो कि उनके जो किंग होते थे या फिर जो उनका एम्पायर होता था, उनका जो वंशक्रम होता था, उसको वो क्या करते थे, एज अ रिटन फॉर्म में लिख करके रखते थे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे यहाँ पर हिस्ट्री डेवलप हुआ तो उसको जो बैक सपोर्ट मिला है वो उस टाइम के किंग्स का या फिर उनके जो जमींदार या नोबल पर्सन्स होते थे और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते थे, यानी कि जैसे बौद्ध मठ वगैरह, टेम्पल्स वगैरह, आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं लाइक तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज, इन सभी के सपोर्ट्स के थ्रू स्कॉलर्स अपना जो वर्क है उसको डेवलप कर पाते थे. नेक्स्ट इज डिसेमिनेशन. अब जो भी नॉलेज हमने गेन किया, जो भी हमारे यहाँ पर नॉलेज डेवलप हुई एक लॉन्ग जर्नी के साथ में, कि इंडियन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग से लेके प्रेजेंट टाइम तक बहुत सारी वाइड नॉलेज जो है वो कई सारे सब्जेक्ट्स इंडिया में डेवलप हुए, कई सारे रिसर्च वर्क हुए. तो उस नॉलेज को हमने कैसे आने वाली जनरेशन को शेयर किया? सो बाय द टीचिंग मेथड्स, डिस्कशंस के थ्रू एंड डिबेट्स के थ्रू.
तो ये 3 मेथड्स होते हैं जिसके के थ्रू बेसिकली हम हमारी क्या करते हैं, नॉलेज को या फिर हमारी जो भी थॉट्स होते हैं, जो व्यूज़ होते हैं, जो भी आप लिटरेचर स्टडी करते हैं उसको हम आगे ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि गुरुकुल सिस्टम में हम देखते हैं कि उस टाइम पर जो गुरु होते थे वो शिष्यों को एज अ लेक्चर के थ्रू अपनी जो भी वैदिक नॉलेज थी, जो भी ग्रंथ, धर्म ग्रंथ होते थे, उनके बारे में वो उनको कंठस्थ करवाया जाता था, ठीक है, वर्बली उनको बताया जाता था, उनको लर्न करवाया जाता था और वो उनको अपनी प्रैक्टिसेस में लाते थे, डेली रूटीन प्रैक्टिसेस में वो उनको रिवाइज करते थे। और कई बार उनको कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए जाते थे जिनके के ऊपर वो आपस में डिस्कशंस करते थे और डिबेट्स करते थे। और आज भी ये टेक्निक हमारे यहाँ पर स्कूल्स में, कॉलेज में यूज़ की जाती है कि क्लास में जब हम बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो एज अ लेक्चर के थ्रू या फिर कुछ डिस्कशन के थ्रू या डिबेट्स के थ्रू, जिससे कि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। तो ये जो था वो एक पैटर्न होता था नॉलेज को शेयर करने का। नाउ एप्लीकेशन एंड इनोवेशन। इंडिया में जो नॉलेज डेवलप हुई है उसका जो एरिया है या फिर उसका जो रेंज अगर हम बोले कि बहुत ही ब्रॉड है, कई सारे सब्जेक्ट्स जो है यहाँ पर डेवलप हुए हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि मैथमेटिक्स का इन्वेंशन इंडिया में हुआ, वैदिक लिटरेचर है, आर्ट है। लेकिन अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो के बेस पर हम क्या करते हैं, हमारी जो एंशिएंट जितनी भी नॉलेज है उसको हमने कंपाइल किया, ग्रुपिंग किया और सब्जेक्ट्स के थ्रू हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स के थ्रू डिवाइड करते हैं। तो जैसे हम फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो जो भी हमारा वैदिक लिटरेचर है, वेद है, पुराण है, वेदांगास है, धर्मशास्त्र हैं, ठीक है, इन सभी को किसके अंदर हम रखते हैं, आपका जो सांख्य दर्शन है, अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, ये सारे जो हमारे लिटरेचर है वो आपके फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी के अंदर आते हैं। योगिक लिटरेचर में जैसे पतंजलि का जो उनका जो पतंजलि का जो योग शास्त्र है वो आपके इसके अंदर आता है। उसके अलावा कई सारे जो रिलीजियस एंड फिलोसफिकल जो सिस्टम्स, जो रिसर्च, जो आइडियोलॉजी हमारे यहाँ डेवलप हुई, तो वो आपकी बेसिकली फिलोसफिकल जो सब्जेक्ट होता है उसका पार्ट होती है। नेक्स्ट इज साइंस, ठीक है। साइंस में आज भी अगर हम देखते हैं तो जनरली हम मैथ्स को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, इन सभी को इसके अंदर रखते हैं। तो इंडिया में जो मेडिसिन के मैथमेटिक्स के फील्ड में जो भी इन्वेंशन हुए हैं, लाइक ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम, जीरो, ये सभी किसका पार्ट्स हैं, मैथमेटिक्स का है। एस्ट्रोनॉमी में प्लैनेट्स के बारे में, रोटेशन ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ इसका सन के बारे में और टाइम लाइन के बारे में, ये सारी चीज़ें हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आती है। मेडिकल साइंस में इट मीन्स जो इतनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, जो हमें प्लांट्स के थ्रू जो हम स्टडी करते हैं और नेचुरल प्लांट्स को एज ए मेडिसिन के रूप में हम यूज़ करते हैं। सर्जरी इंडिया में जो एंशिएंट टाइम में किया जाता था, जो पैटर्न यूज़ किया जाता था इंजरीज को फिल करने के लिए, तो ये सारा हमारा मेडिसिन का पार्ट होता है। केमिस्ट्री या फिर अगर हम कहें कि मेटल्स और केमिकल साइंस के बारे में भी हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको नॉलेज थी। फॉर एग्जांपल जैसे एंशिएंट टाइम से ही हमारे यहाँ पर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है। तो टूल्स को बनाने के लिए वो कॉपर, आयरन, ठीक है, इनको मिला करके वो अपने टूल्स बनाते थे। कॉइन में हम सिल्वर कॉइन्स देखते हैं, गोल्ड का कॉइन देखते हैं, आपको कॉपर के कॉइन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी उनका जो आर्किटेक्चर वो डेवलप करते थे, जैसे हमने कहा कि बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो प्रॉपरली आपका ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो यानी कि ग्रेनाइट क्या होता है, एक हार्ड मटेरियल होता है, तो उसको काटने के लिए एक स्पेसिफिक टूल की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपको मेटलिक नॉलेज होना चाहिए। तो ये प्रूव करता है कि हमारे एंसेस्टर्स को उस टाइम पर मेटल के बारे में भी नॉलेज थी, केमिकल साइंस के बारे में भी उन्हें नॉलेज थी। नेक्स्ट इज आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का जो फील्ड है वो काफ़ी ब्रॉड है। इसके अंदर हम म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। म्यूज़िक के अंदर आपका फोक म्यूज़िक भी आ जाता है, क्लासिकल म्यूज़िक भी आ जाता है। पर्टिकुलर हर जैसे नॉर्थ इंडियन जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो डिफरेंट है, साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पर फोक म्यूज़िक भी डेवलप है, ठीक है। डांस में हम क्लासिकल डांस, फोक डांस को देखते हैं। ड्रामा, अलग अलग जो रोल प्ले किए जाते हैं। लिटरेचर में हमारे यहाँ पर जो लिटरेचर डेवलप हुआ, और आर्किटेक्चर में स्पेशली आपका जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, टाउन प्लानिंग है, कि उस टाइम पर जो उनका कंस्ट्रक्शन का जो सिविल इंजीनियरिंग के जो आइडियाज़ होते थे वो किस टाइप से होते थे, क्या वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, जो मटेरियल वो यूज़ करते थे कंस्ट्रक्शन में वो किस टाइप के मटेरियल को यूज़ किया करते थे, प्लस उनका जो ड्रेनेज सिस्टम होता था, एयर वेंटिलेशन होता था,
ठीक है, प्रॉपर रोड की कनेक्टिविटी, मार्केट एरिया किस टाइप से वो डेवलप करते थे, ये सारी चीज़ें जो है हमारे इस आर्किटेक्चर का पार्ट होती है। एंड नेक्स्ट इज द सोशल साइंस। सोशल साइंस में बेसिकली हम इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड लॉ को रखते हैं। ये 3 सब्जेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। और अगर हम हमारा एंशियंट सोर्स देखें कि जिसके अंदर हमें इन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ने को मिलता है, तो वो है आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक जो किंग होता है या फिर जो एक स्टेट होता है, उसका जो लीडर होता है, उसको उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप से अप्लाई करना चाहिए, वहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज़ अप्लाई करनी चाहिए, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को किस टाइप से मेंटेन किया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन है वो अर्थशास्त्र से मिलती है। एंड नेक्स्ट इज द टेक्नोलॉजी, कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में, मेटल के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ करते थे। जैसे एग्रीकल्चर में हम देखें तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि आज के टाइम में ऑल ओवर वर्ल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी इंडिया में पहले से ही स्टेबल है। उसमें वो नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते थे, ठीक है, नेचुरल इरिगेशन टेक्निक्स का यूज़ करते थे, नेचुरल टूल्स का यूज़ करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो वो टेक्निक्स यूज़ करते थे, क्रॉप रोटेशन की जो टेक्निक होती थी, ठीक है, तो ये क्या होती थी, ये टेक्निक्स जो होती थी वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती थी, प्लस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ प्रमोट करती थी। मेटल इंजीनियरिंग में हम देखते हैं कि हमारा जो आयरन पिलर्स है, लाइक दिल्ली का, माउंट आबू का, चित्तौड़ का, ठीक है, तो ये आयरन पिलर्स ये शो करते हैं क्योंकि ये आज भी उसी टाइप से खड़े हुए हैं, इनके ऊपर किसी टाइप का आपको जंग वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। तो ये शो करते हैं कि उस टाइम के जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो इंजीनियर्स थे, उनको मेटल के बारे में भी नॉलेज थी और उन्होंने इतने लार्ज पिलर्स बना करके खड़े किए उस टाइम पे। उनकी हाइट इतनी लंबी है कि वो इतना लंबा बनाने के लिए भी उन्होंने क्या इंजीनियरिंग यूज़ किया होगा, क्या उनकी टेक्नोलॉजी रही होगी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके डिसिप्लिन्स में हमने देखा फिलॉसफी, साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दीज आर द सब डिवीजन, या फिर अगर हम कहें कि सब पार्ट्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो आज के लेक्चर में हमने इंडियन नॉलेज सिस्टम का प्रिजर्वेशन, इनोवेशन एंड उसको किस टाइप से हम अप्लाई कर सकते हैं आज के प्रेजेंट टाइम की एजुकेशन जो सिस्टम है या एजुकेशन जो हमारा पॉलिसीज है, उसमें हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।